एसएससी 2024 के लिए एक स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज जो हम रेगुलर लेकर के चल रहे हैं, जिसका आज का सेशन होगा थर्ड मॉक टेस्ट सीरीज। अब तक हमने 2 वीडियोज कंप्लीट किए और वो वीडियोज आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे और नहीं देख रहे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो वो सारे स्टूडेंट जो कि CHSL दिस ईयर देने वाले हैं, उन सभी के लिए सारी वीडियोज रेगुलरली आपके लिए मिलते रहेंगे और आपको इनका फायदा मिलता रहेगा। तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। मैं अजय सिंह फ्रॉम AR कॉम्पिटिशन क्लासेज आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज में, जो कि CHSL को लेकर के स्पेशल होगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 पर आधारित है और इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा जो कि होगा स्पेशल 20 सेकेंड्स का टाइम, क्योंकि PQRS है तो इतना टाइम तो मिलना ही चाहिए। तो हम शुरू करेंगे इसको यहां से, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट। देखिए, दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन PQRS पैराजंबल, सो आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दिया गया। लेट मी हेल्प यू हाउ टू सोल्व दिस इजीली। तो हर बार की तरह सबसे पहले ऑप्शंस पर नजर जाएगी, उसके बाद में फिर हम क्रॉस करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले बी और ए ऑप्शन आपके लिए स्पेशल बताए गए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बी और ए के अलावा हमें ना तो सी पढ़ना है ना ही हमें डी पढ़ना है, बिकॉज ये दोनों ऑप्शन में नहीं है पहला देखने के लिए। अब देखिएगा बी और सी में भी अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट यहां से निकालना चाहेंगे कुछ स्पेशल चीजें। तो एवरीवन, एक दो चीजें जो आपको स्पेशल यहां पर मिलेगी जो कि हेल्प करेगी चीजों को इजी बनाने में। जैसे देखिए, आप लोग ए ऑप्शन को अगर आप देखते हैं तो ए के लास्ट में आपको एंड कंजंक्शन नजर आ रहा होगा और बी ऑप्शन के शुरुआत में भी आपको नॉट विथ स्टैंडिंग नजर आ रहा है, और ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ही कंजंक्शन होते हैं। तो नॉट विथ स्टैंडिंग और एंड कभी भी ईच अदर अगल और बगल में नहीं आती, क्योंकि दोनों का जो ज्यादातर यूज होता है वो एडिशन करने के लिए होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ए के बाद में आप कभी भी बी का यूज नहीं कर सकते। तो अगर कहीं पर ऐसा रिलेशन है जो ए के बाद में बी दे रहा है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, गलत है। तो ये दो ऑप्शंस कट हो चुके हैं। अब हमें बी और सी दो ऑप्शन दे रखा है। अब एक कमाल की चीज देखिएगा, आप यहां से आप डी ऑप्शन को जैसे ही पढ़ते हैं तो आपको यहां पर बोथ नजर आ रहा है, और बोथ मतलब किन्हीं दो के बारे में बताएगा। इसका मतलब हमें ए बी और सी में कहीं ना कहीं दो के बारे में बातचीत जरूर चल रही होगी। तो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन में दिखाई देगा यूरोपा और एनसीडिलेस्टस, ठीक है ना, एनसीलेडस। तो ये दोनों यहां पर दो ही हैं, आप देख सकते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट यूरोपा एंड एनसीलेडस मून्स, जो कि एनसीलेडस में क्या क्या आता है, मून्स ऑफ जुपिटर आते हैं, एनसेचुरन आता है। तो यहाँ पर दो की बात हो रही है और डेफिनेटली इन दोनों के लिए कि हमने किसका यूज किया था, बोथ का। मतलब एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि बी के बाद में आपका डी का रिलेशन यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, और यही आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा केवल 10 सेकेंड का टाइम। इट्स इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा ग्रामेटिकल टर्म का सवाल है जो कि 10 सेकंड में हो सकता है। चलिए एवरीवन देखिएगा, इसमें ये क्यों है, ऐसा है कि इसमें इतना इजी बनाया गया इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें केवल आपसे पूछा ही जा रहा है प्रीपोजिशन का एरर है। ही लिव्स इन 45 चर्च स्ट्रीट विद हिज फैमिली। तो आप देखिए, जो 45 चर्च स्ट्रीट का जो नाम है वो एक फिक्स लोकेशन की बात हो रही है। जब नाम लिख दिया जाता है तो वो एक एग्जैक्ट लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन हो जाती है, और स्पेसिफिक और फिक्स लोकेशन को बताने के लिए हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, इनका नहीं। ये बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल, ये भी आपके उसी PQRS पैराजंबल पर आधारित है और इसके लिए भी मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए सोल्व करते हैं। ये भी PQRS पैटर्न पर ही आधारित सवाल है और इजी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही एज यूजुअल ऑप्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले डी ऑप्शन बाहर आ रहा है क्योंकि यहाँ से डी की शुरुआत नहीं हो रही है। तो आप सबने एक बार देख ही लिया होगा इस ऑप्शन में क्या खास है। तो
तो एक चीज जो आप लोगों को डी ऑप्शन में नजर आ रही होगी और वो है ऑफ प्रेपोजिशन। और आप हमेशा देखिए ऑफ हो चाहे कोई और भी प्रेपोजिशन हो, वो हमेशा अपने साथ में या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन या कोई जेरेंड जरूर लिया करते हैं। इसका मतलब है कभी भी प्रेपोजिशन एंड में अकेले नहीं आते, उसके आगे कुछ ना कुछ वर्ड, चाहे वो नाउन प्रोनाउन या जेरेंड हो, जरूर ऐड होता ही होता है। इसका मतलब साफ है कि आप कभी भी डी ऑप्शन को लास्ट ऑप्शन के तौर पर नहीं रख सकते, क्योंकि वो लास्ट हो ही नहीं सकता, उसके आगे जरूर कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा। तो ये देखिए दो जगह पर आपको डी ऑप्शन लास्ट में दिया गया, बहुत ही कमाल का टर्म होता है प्रेपोजिशन से हमें यहां तक पहुंचाने में। और अब देखिए एवरीवन दो ऑप्शन है जिसमें एक को ए से शुरू करना और एक को बी से शुरू करना, और आप देख सकते हैं ए ऑप्शन कहां से शुरू हो रहा है, विद से। और अगर कोई सेंटेंस ही शुरू करना चाह रहे हो तो आप प्रेपोजिशन से थोड़ी ना शुरुआत करोगे, किसी नाउन से शुरू करोगे, सब्जेक्ट से शुरू करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। डेफिनेटली यही एसएससी का आंसर था। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये छोटे सवाल है, ज्यादा बड़े सवाल नहीं है, इनके लिए आपको 15-15 सेकेंड्स का टाइम इनफ होगा देने के लिए। तो यू कैन स्टार्ट नाउ योर क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, उसके बाद में जवाब दीजिएगा कि क्या होगा। देखिए ये कहना चाह रहा है कि आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया हुआ है मीन अंडरलाइन एरिया में, उसका एक सही मीनिंग बताना है आपको, इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखिए जनरस एंड फॉरगिविंग, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दयालु किस्म का हो, जनरस का मतलब दयालु हो, और फॉरगिविंग मतलब माफ कर दे, जिसके अंदर दया भाव हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको अल्ट्रुइस्ट भी कह सकते हैं। वेनोमस तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो जहरीला होता है। फेंट हार्टेड डरपोक को बोला जाता है जो टिमिड हो, और मैग्नानिमस का मतलब भी हो जाता है दयालु। इसका मतलब यहाँ पर दो वर्ड्स ऐसे हैं जो दयालु के अर्थ में दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अल्ट्रुइस्ट जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति होता है जो अपना बिना फायदा देखे दूसरों की सहायता करते हैं। इसका मतलब उस फायदे में, उस हेल्प में वो अपना कभी फायदा नहीं देखता, वो हमेशा लोगों की सहायता करता है, इसलिए अल्ट्रुइस्टिक कहलाता है। पर यहाँ पर अल्ट्रुइस्टिक आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा मैग्नानिमस, क्योंकि मैग्नानिमस का मतलब भी हो जाता है दयालु। तो ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला सवाल आपके लिए है, सोल्व करिएगा। अच्छा सवाल है, सिनोनिम बताना होगा आपको। चलिए लेट मी हेल्प यू एवरीवन, आपको सिनोनिम पूछा जा रहा है और ये सवाल जो है वो केवल रोटेट के लिए पूछा जा रहा है कि रोटेट का सही सिनोनिम क्या होगा। द सिक्योरिटी कैमरा, पहली बात तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट रोटेट को देखना और आंसर लॉक करना है। देखिए इवॉल्व का मतलब होता है टू डेवलप करना, ग्रो करना, मतलब इवॉल्व तो हमेशा ग्रो का साउंड देता है, ना कि घुमाने का साउंड देता है, क्योंकि रोटेट का मतलब होता है घुमा देना। अगर मैं डिवॉल्व की बात करता हूं तो डिवॉल्व का मतलब ये हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर है, किसी पद पर, तो उससे नीचे पद पर उसको भेज देना, मतलब उसके स्थान को परिवर्तित कर देना, डिवॉल्व कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें इसको लिखना कि डिवॉल्व क्या होता है, तो किसी को अपने पद से नीचे वाले पद पर डाल देना उसको कहलाता है डिवॉल्व, या उसके अधिकारों को छीन लेना या किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना जो लोअर लेवल पर हो, डिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब हो जाता है घुमाना, तो आपका आंसर हो जाएगा रिवॉल्व। और रिजोल्व का मतलब हो जाता है सोल्व कर देना, समस्या का निदान कर देना, समस्या को हटा देना, इट कॉल्स रिजोल्व एवरीवन। और ये देखिए ये सवाल आपका जो है वो बहुत ही आसान सा है, क्योंकि ये आपका एक्टिव और पेशिव पर आधारित सवाल है, तो आप इजीली यहाँ से देख करके भी इसको कर सकते हैं, और ज्यादा टाइम लेने का सवाल नहीं, बहुत छोटा सा है। लेकिन नाउ यू कैन स्टार्ट हियर। देखिए इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए इसमें। आप देख सकते हैं इनोग्रेटेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म यू नो वेल किसको बताती है, पास्ट सिंपल टेंस को। और पास्ट सिंपल के पेशिव एक ही प्रकार से बनाए जाते हैं, वॉज वर प्लस में V3 एवरीवन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, और आपको फिर से क्या बताना है, सिनोनिम बताना, और सिनोनिम के लिए आपको केवल दिए जाएंगे 10 सेकेंड्स का टाइम। इट्स इनफ फॉर ऑल ऑफ यू एवरीवन। सिनोनिम्स में केवल 10 सेकेंड्स बहुत होता है। वैसे आपने सोल्व कर लिया हुआ इसको, फिर भी मैं आपको अगेन 10 सेकेंड्स दे रहा हूं। तो वर्ड आपको दे रखा है स्क्रूटनी, और स्क्रूटनी का आपको एक सही सिनोनिम बताना होगा। और ये कहना भी चाह रहा है कि स्क्रूटनी के लिए आपको ये पूरा एक सेंटेंस दे रहा है जिसमें आपको 4 अलग अलग वर्ड है, जो कौन सा वर्ड स्क्रूटनी का साउंड देगा।
देखो स्क्रूटनी किसको बोलते हैं, मैं ये कई बार यूज करता भी रहता हूँ, इस वर्ड के बारे में बता भी देता हूँ क्लास में। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए लास्ट में जब भेजा जाता है जॉब से पहले, वो होता है। आजकल उसी वर्ड को ज्यादातर स्क्रूटनी बोलने लगे, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनाइजेशन, इसका मतलब हो जाता है जांच कर लेना, पड़ताल कर लेना, एक प्रकार से डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कर लेना। तो इसके लिए सही ऑप्शन एक ही है, वो है एनालिसिस कर लेना। ट्रेंड्स नहीं, बिहेवियर नहीं, कॉम्प्रीहेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और ये देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये कमाल का क्वेश्चन है। मैं आपको इसके लिए टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का, एक बार आप पढ़ के देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक नया ही क्वेश्चन देखने को मिला CHSL 2023 में। चलिए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। आपसे एक सही होमोनिम पूछना चाह रहा है, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो फोल वर्ड यहां पर दिया गया है उसका यहां पर सही मीनिंग किसका है, और जरूरत के अनुसार कि यहां जो जरूरत है। देखिए क्या लिखा, माई बर्थडे विल डैश ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर। ठीक है चलो, तो बर्थडे इस साल के फ्राइडे पर है। तो अब क्या कहना चाह रहा है, टू चेंज ए पर्टिकुलर कंडीशन। अब बर्थडे के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है तो चेंज ए कंडीशन तो बताने की बात नहीं होगी। टू कम एट अ पर्टिकुलर टाइम, और यहां पर भी बात यही हो रही है अ फ्राइडे, और ये देखो पर्टिकुलर टाइम है, इस साल का जो फ्राइडे होगा वो वाला। टू कम एट ए मतलब होना, घटित होना, पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एक स्थान पर मनाया जाएगा और एक टाइम पर। टू बी बीटन और डिफीटेड, यहाँ बीटन और डिफीटेड की बात नहीं हो रही, बर्थडे सेलिब्रेट की बात की जा रही। टू गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड सडनली, ये गिरने की कहीं बात ही नहीं हो रही कि आपको इसका गिरने का। तो मतलब ये हुआ कि ये फोल के 4 मीनिंग दिए हुए हैं आपको, और ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर किस मीनिंग की जरूरत है इन चारों में से। ये चारों मीनिंग होते हैं कहने का मतलब फोल के, तो यहाँ पर हमें केवल इसकी जरूरत है कि किस एक फिक्स टाइम पर मनाया जाएगा, तो इट विल बी फॉल। चलिए एवरीवन, ये भी आपका एक एक्टिव पेसिव का बहुत छोटा सा सवाल है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम एनफ है। एक बार फिर मैं आपको यही बात कहूंगा कि जब आपको टेंस दे रखा हो तो उसी टेंस के बेस पर आप क्वेश्चंस को सोल्व क्या करते हैं। इट इक्वल्स V5 मतलब प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल हमेशा इजमार प्लस V3 में ही जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। तो आई नो एक्टिव पेसिव के दोनों सवाल एक भी स्टूडेंट से गलत नहीं होने चाहिए और ना होते हैं, और आगे भी आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में। चलिए अब देते हैं, ये बहुत काफी है 10 सेकेंड, इसके लिए भी आपको एंटोनिम बताना होगा स्टेशनरी का। देखिए स्टेशनरी का मतलब होता है स्थाई, फिक्स्ड। अगर मैं इमोबाइल की बात करता हूं तो ये कहलाता है स्थाई एक प्रकार से, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आपको क्या कहें, सॉरी एवरीवन मैं फिर से कहना चाहूंगा, इमोबाइल का मतलब होता है जो नॉट मूविंग, जो मूविंग ना करे, मूव ना करे, इट कॉल्स इमोबाइल। परमानेंट हो गया, मूविंग हो गया और स्टेबल हो गया। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, ये स्थाई है तो हमें क्या मीनिंग चाहिए, स्थाई चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपसे ऑपोजिट पूछा जा रहा है। तो ऑपोजिट में क्या कहने वाले हैं आप लोग, परमानेंट। ऑब्वियस सी बात है, आपका साउंड क्या देगा परमानेंट का, क्योंकि देख से आपसे ऑपोजिट पूछा है। तो स्टेशनरी का मतलब तो क्या हो जाता है, स्थाई। तो अस्थाई के लिए तो आप क्या, सॉरी एवरीवन, यहाँ पर अस्थाई बताना होगा अपने को, क्योंकि ये तो क्या है परमानेंट हो गया ना, स्थाई और स्थाई सेम हो गया। ये भी यही अर्थ दे रहा है स्टेबल का मतलब, तो यहाँ से आपका आंसर क्या जाएगा, मूविंग जाएगा। यस आई नो इट, तो मूविंग आपका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या होता है, स्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है, मूव कर रहा है इसलिए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बात की जा रही है यहां पर। बहुत आसान सा वन वर्ड है, पूछना चाह रहा है कि पर्सन हु हैज फीचर्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों प्रकार का होता है। देखिए ये क्या बात होती है, आपने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने ही अपने बारे में सोच रहे होते हैं, अपने अंदर ही अंदर हर बात को सुलझा रहे होते हैं, मतलब अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, वो कहलाते हैं इंट्रोवर्ट। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बाहर वालों के लिए भी सोच रहा होता है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचता, घर वालों के बारे में नहीं, केवल बाहर वालों के लिए हमेशा सोचता है, मतलब उनके फायदे के लिए, उनके हेल्प के लिए, उनके फेवर में, एक्सट्रोवर्ट। और एक व्यक्ति जो दोनों तरफ सोचता है, खुद के बारे में भी और बाहर वालों के लिए भी। ज्यादातर लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे जो एम्बीवर्ट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम्बी, क्योंकि एम्बी का मतलब होता है दो, और वर्ड मतलब जो मूव करे अपने आप को। एम्बिगुअस आप जानते स्पष्ट अस्पष्ट होता है। स्टोइक का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर उदासीन होता है, और ड्यूअल मतलब ड्यूअल होता है।
स्टोइक बहुत अच्छा वर्ड है उदासीन के रूप में, एक व्यक्ति जिसको ना दर्द हो ना खुशी हो, वो स्टोइक कहलाता है। चलिए एवरीवन, ये है आपके लिए एक और वर्ड, आपको बताना होगा कि इसमें क्या होगा सही। ईडियम है ये आपके लिए, इट्स एन ईडियम। प्ले इट बाय ईयर का मीनिंग बताना होगा कि क्या होगा करेक्ट मीनिंग। लेट मी हेल्प यू एवरीवन। प्ले इट बाय ईयर के लिए आपको एक मीनिंग बताना होता है कि इस ईडियम का मीनिंग होगा, इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये कहा जाए कि आपको ये काम करना है और वो सुनते उस काम को तुरंत करने लग जाए, उसके बारे में बिना सोचे, बिना विचारे, बिना प्रैक्टिस किए हुए। इट कॉल्स परफॉर्म विदाउट रिहर्सल्स, बिना रिहर्सल किए ही उस काम में लग जाए। इट कॉल्स प्ले इट बाय ईयर, मतलब कानों पे सुनते ही और काम को शुरू कर दें। चले एवरीवन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टेक योर टाइम नाउ। ध्यान से देखिएगा। द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, डॉक्टर जो बोन प्रॉब्लम्स मतलब हड्डियों का जो डॉक्टर होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं या फिर फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं उनको ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। आप देखते हैं ऑर्थो का मतलब ही क्या होती है? बोन होती है, तो ऑर्थोपेडिस्ट। अब देखिए एवरीवन, ऑब्स्टेट्रिशियन क्या कहलाता है? जैसे आप देखते हैं जो नर्स मेड होती है, जो नया बच्चा जन्मा है उसकी केयर कर रही होती है, उसकी देखभाल कर रही होती है, उसको ध्यान रखना, उसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, नर्स मेड। तो जो मेड के रूप में नर्स होती है, जो छोटे बच्चे का ध्यान रखती है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो इट्स कॉल्ड नर्स मेड। तो स्पेलिंग में कहीं आपको दिक्कत आ रही हो तो ध्यान दीजिएगा, नर्स मेड, ठीक है। दूसरा गायनेकोलॉजिस्ट, तो महिला रोग विशेषज्ञ होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आप जानते हैं, जो फिजियो का काम करते हैं। चलिए टेक योर टाइम, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में किया जा सकता है। स्पेलिंग मिस्टेक बताना आपको कि किस में स्पेलिंग मिस्टेक है। देखो यहां से आपको सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट ही 4 ऑप्शन देखना होता है कि कौन सा वर्ड स्पेलिंग के लिए सही है और कौन सा गलत है। तो 3 वर्ड सही है और 1 वर्ड गलत है। कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि इन वर्डों में आपको ये सारे वर्ड्स जो है चेंज करके यहां पर लिख करके दिए हुए कि कौन वर्ड आपका सही है। तो देखो यहां देखोगे तो नॉलेज ठीक है लिखा हुआ, और इसके अलावा एडवांटेज भी ठीक लिखा हुआ है, और इसके अलावा यहां पर सिटबैक जो होता है ना वो कभी नहीं होता, इसके लिए हमेशा बोला जाता है सेटबैक, सिटबैक नहीं होता। देखो ये क्या बोला, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका मतलब है कि इस पूरे सेंटेंस में, लैंग्वेज पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, इस पूरे सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है और उसको सही करके फिर लिखना है अपने को। तो सिटबैक यहां पर गलत था, उसको सही करके हमने क्या कर दिया, सेटबैक। तो ये यहां गलत था पर यहां इसको सही किया गया। लैंग्वेज को जरूर पढ़ा करें, और इसका फायदा आपको यही से मिलेगा कि आप अगर ये प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला सवाल भी आपके लिए है और बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा करें। जी, यहां पर भी एक बार फिर आपको स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया कि कौन सा सही स्पेलिंग यहां पर लिखा हुआ है। तो एवरीवन एक ही सही स्पेलिंग है, कभी भी एलिवेट में ALIVAT नहीं होता और ना ही ILIVAT ही कभी होता है। आंसर होता है आपका ELEVAT, क्योंकि इसको ही कहते हैं एलिवेशन वाला एलिवेट। तो इसका मतलब होता है ऊंचा कर देना, एलिवेट बढ़ा देना, ग्रो कर देना एक प्रकार से। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है, 10 सेकंड बहुत है, छोटा सवाल है इसलिए। ठीक है, देखिए ग्रामर के सवाल इतने टाइम में इजीली किए जा सकते हैं। ही सेंग ब्यूटीफुली, तो यहां पर जो सेंग है वो एक मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज डेफिनेटली कर ही सकते हैं, बट यहां पर एक कंजंक्शन है और उसके बाद में द जज यहां पर आपका सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब भी बिल्कुल ठीक है, ये आपके एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो यहां पर जो अनइम्प्रेस है वो एक V1 है, और वर्ग के साथ में क्या इजम और वॉज वर्ग, किसी के भी साथ में V1 का यूज नहीं होता। अगर बनाए तो या तो थर्ड फॉर्म बनाइए या फिर V4 बनाइए। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ये अनइम्प्रेस गलत हुआ, और इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, अनइम्प्रेस्ड। ये हमें इसको पेशियो फॉर्मेट मतलब वो आपकी थर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा।
क्योंकि इजमार वॉजवर के साथ कभी भी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही नहीं होता। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपको बताना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के लिए जो वर्ड देखना आपको, वो वर्ड कौन सा है? ओह सॉरी, जो वर्ड आपको दे रखा है वो ऑलरेडी दे रखा है, मतलब कैपेबल। कैपेबल का सही मीनिंग बताना है कि कौन से वर्ड में आएगा। तो आई थिंक आप कर चुके हो। तो कैपेबल के लिए हमें वर्ड दिए गए हैं कॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, बेस्ट और इरिटेटिंग। तो देखो, इरिटेटिंग और कॉम्पिटेंट का तो, कैपेबल का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। कैपेबल होता है योग्य किसी कार्य के लिए। तो एवरीवन, इनएफिशिएंट तो यहाँ पर ऑपोजिट होना चाहिए, एफिशिएंट होता है इसका सुना तो। और बेस्ट और कॉम्पिटेंट में ही होता है कि जो योग्य और दक्ष होता है उस भी बात के लिए हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंट, बेस्ट नहीं बोल सकते इसके लिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, टेक योर टाइम नाउ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं लैंग्वेज पढ़ के बताता हूं। समथिंग विच कैन नॉट बी इजीली कन्क्वर्ड, जिसको आसानी से जीता नहीं जा सकता, मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता। नो डाउट एक ही वर्ड है, इनविंसिबल। इनविंसिबल, जिसको कभी हराया नहीं जा सकता। तो देखिए, स्टेबल होता है, फ्राइटनिंग होता है, रेसिप्रोकल तो आपस में पारस्परिक होता है, एक दूसरे से चेंज करना, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो एवरीवन, इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है नाउ। ठीक है, स्टार्ट करिए सोल्व करना। एंटोनिम बताना आपको अंडरलाइंड वर्ड के लिए, और अंडरलाइंड वर्ड आपको दिया नहीं है यहाँ पर। मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से आपको टाइम देता हूँ कि अंडरलाइंड वर्ड रेवोल्यूशनरी है यहाँ पर, और इसके लिए आपको बताना होगा। चलिए 10 सेकेंड अगेन आपको दिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके, लेट मी हेल्प यू। देखिए, रेवोल्यूशनरी का मतलब तो वैसे क्रांतिकारी होता है, जो हक के लिए लड़ रहा हो, जो प्रोटेस्ट कर रहा हो, अच्छे के लिए कहने का मतलब क्रांतिकारी कार्य करना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। तो ये कहीं ना कहीं एकदम हाईली हाइप वाला वर्ड है, जो चारों तरफ इस चीज के लिए नॉन करता पहचान को। तो यहाँ एक बार पढ़ते हैं। भगत सिंह वॉज ए यंग फायरब्रेड, सब जानते हैं, whose militant activities and revolutionary fever made him a symbol of resistance against the British Raj. Revolutionary fervor. तो फरवर जो यहाँ पर लिखा हुआ फरवर, इसका मतलब होता है उत्साह और जोश। आप पढ़ते हैं फरवर मतलब फरवरी, उत्साह और जोश से भरी होती है। तो उत्साह और जोश की बात हो रही है। तो वायलेंट, तो देखो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो ये तो एंटोनिम हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेवोल्यूशनरी में थोड़ा वायलेंट एरिया काम ही होता है। अल्ट्रा भी हाइपर, हाइपर अल्ट्रा और हाइपर एक ही बात होती है। और रेडिकल मौलिक होता है, जो कि कोई मतलब का वर्ड नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब हो जाता है एक बीच का लेवल की, हाँ शांत लेवल है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, ठीक ठाक एरिया है, मॉडरेट वाली कंडीशन। चलिए एवरीवन, इसी के साथ आपको एक और क्वेश्चन 20 नंबर दिया जा रहा है, जिसमें आपको एक सही ईडियम बताना होगा। देखिए, लेट मी हेल्प यू। ये यहां पर ये पूछना चाह रहा है कि इस फिलर में राइट जो ईडियम होगा वो कौन सा होगा, जो एक पर्टिकुलर मीनिंग को यहां पर जरूरत के अनुसार फील करे। तो ऐसे ईडियम को समझने के लिए हमें इसकी लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है। आसू इज ए डेडिकेटेड गाय, ऑलवेज रेडी टू डैश फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कंपनी। मतलब अपनी कंपनी के लिए, वो अपनी कंपनी का बेटरमेंट करने के लिए क्या से क्या कर देता है, वो यहां से पता चलेगा। गो द एक्स्ट्रा मील, कुछ एक्स्ट्रा मील मतलब अपने कार्य में और ज्यादा चार चांद लगा देता है या और मेहनत करता है, उसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा मील। रेन ऑन हिज ब्रेड, इसका मतलब हो जाता है स्पॉइल ए प्लान। स्पॉइल अ प्लान मतलब किसी प्लान को स्पॉइल कर देना, ये तो शायद हो नहीं सकता। स्नग एज बग इन अ रग, ये शानदार ईडियम है, एक नया ईडियम आपको मिल रहा है। स्नग एज अ बग इन अ रग का मतलब हो जाता है कंफर्टेबल सिचुएशन। कंफर्टेबल सिचुएशन को स्नग अ रग बोला जाता है। एक मिनट, ठीक है ना। सिचुएशन लॉस इज मार्बल्स, देखो ये लॉस इज मार्बल्स का मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति का आपा खो देना है, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना। एक प्रकार से मार्बल्स खोना मतलब हो जाता है इरिटेट हो जाना। तो अगर वो अपनी कंपनी के बेटरमेंट के लिए चाह रहा तो इरिटेट होगा नहीं, कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेगा नहीं, वो और मेहनत करेगा, और स्पॉइल करने की कोई बात नहीं होती। तो गो द एक्स्ट्रा मील मतलब और मेहनत करना, और एफर्ट्स लगाना, और प्रयास करना,
तो यहाँ से गो द एक्स्ट्रा मील। और ठीक है, अब रेडी हो जाइए क्योंकि अब आपको मिलने जा रहा है क्लोज टेस्ट। तो आज के लिए एक नया क्लोज टेस्ट होगा। तो बी अटेंशन एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लोज टेस्ट, वेरी फाइनेस्ट होने वाला है। सो ठीक है, मैं आपको इसके लिए टाइम दूंगा, पर्टिकुलर स्टडी करने के लिए टाइम दूंगा आपके लिए, और इसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 1 मिनट का। तो फर्स्ट वी टेक 1 मिनट हियर। पहले हम लोग 1 मिनट कलेक्टिवली कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। तो नाउ योर क्लोज टेस्ट इज हियर। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है पढ़ना। नाउ यू कैन स्टार्ट एवरीवन। केवल पढ़ना है, ऑप्शंस बाद में लगाएंगे हम लोग। चलिए, ये टाइम तो आपको दिया गया था इसको रीड करने के लिए, और आपने इसको 1 मिनट में रीड कर दिया होगा और कुछ समझ में भी आया होगा आपके। तो मैं चाहता हूं कि जितना टाइम मैंने आपको दिया 1 मिनट में, तो क्या आपको 1 मिनट का ही टाइम लगा होगा पढ़ने में? ये मैं खुद से भी ट्राई करना चाहूंगा आप लोगों को लेकर के। तो मैं एक बार वापस से इसको रीड करना चाहूंगा कि क्या मैं इसको 1 मिनट के अंदर रीड कर सकता हूं या फिर मैं 1 मिनट से ज्यादा में रीड कर रहा हूं। तो लेट अस स्टार्ट, आई टेक दिस टाइम फॉर मी ईयर। सो कहना चाह रहा, आर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रेजुएशन डे टू अवार्ड सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट। द ग्रेजुएशन डे हाईलाइट्स द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। All the students who are being graduated are invited formally with their parents. Students wore their attire according to the dress code given to them by the school administration. High school graduation days in one of the most awaited and last event of any school. The function began with the lamp, followed by the distribution of certificates in a very systematic way. Our principal made a long and dash speech and blessed us for the future. On behalf of our graduating class, our class representative extended a vote of thanks to all staff members. One of the parents expressed their experience and views. At last, all the students, parents and staff members had lunch together. तो डेफिनेटली आप ये 1 मिनट में पढ़ सकते हो, और इसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड भी नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, इजीली समझी जा सकती। तो ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इसके साथ में क्वेश्चंस को सोल्व करना, और मैं आपको क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा और ऊपर एरिया दे देता हूं कि आप क्वेश्चन सोल्व कर सके। चलो ठीक है एवरीवन, तो अब इसके लिए आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए केवल आपको दिया जाएगा 10 सेकंड का टाइम कि आप हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में सोल्व करिए। एक नया पैटर्न हम अप्लाई कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आप सोल्व करेंगे हम लोग। 10 सेकंड आप ले सकते हैं अभी पहले। चलिए 10 सेकंड हो गया। आर स्कूल ऑर्गेनाइज अ ग्रेजुएशन डे टू अवार्ड सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट। ठीक है, स्कूल ने एक ग्रेजुएशन डे अवार्ड सर्टिफिकेट देने के लिए ऑर्गेनाइज किया। द ग्रेजुएशन डे हाईलाइट्स द ओवरऑल अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट। मतलब ग्रेजुएशन डे के दिन, मतलब ये जो मनाया जा रहा था उस दिन, मतलब जो बच्चे पूरे साल भर में जितना भी मतलब अचीवमेंट करते हैं उनके लिए उसको मिलेगा कुछ ना कुछ। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर बीइंग ग्रेजुएटेड आर इनवाइटेड फॉर्मली विद देयर पेरेंट्स। सभी बच्चे जो ग्रेजुएट हो गए माता पिता के साथ बुलाए गए। स्टूडेंट्स वोर देयर अटायर अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड गिवन टू द स्कूल बाय एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी स्कूल ने अटायर डिसाइड किया था वो पहन करके आ रहे थे सभी लोग। हाई स्कूल ग्रेजुएशन डैश इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड लास्ट इवेंट ऑफ एनी स्कूल। तो हाई स्कूल ग्रेजुएशन क्या फेस्टिवल? ये कोई फेस्टिवल नहीं हुआ स्कूल की तरफ से, इसको फेस्टिवल नहीं बोला जा सकता, वो नेशनल होता है। क्या एपिसोड बोल सकता हूँ? नहीं, ये कोई टीवी का प्रसारण नहीं चल रहा कि आज एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, और ये कोई इंसिडेंट भी नहीं कह सकते। इट्स सेरेमनी, इट्स अ सेरेमनी एवरीवन। बहुत इजी सा पैटर्न था। तो अब हम देंगे आपको अगले क्वेश्चन के लिए भी वही सेम 10 सेकंड्स का टाइम, क्योंकि आपने पढ़ने में पहले टाइम ले लिया। और नाउ यू टेक योर टाइम।
चलिए यहाँ पर कुछ बच्चे धुआं धुआं हो गए, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में ऑप्शन देखा लाइटिंग, लाइटनिंग, लाइटिंग और लाइटनिंग। बस यही चीज आपको समझ में नहीं आई, बाकी तो आपने स्पार्कलिंग, ग्लिटरिंग ये सारा समझ लिया। लेट मी हेल्प यू एवरीवन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है, एक बार फिर सुनिएगा। लाइटिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली, वायर चलाया, बटन चलाया, लाइट जल गई। और ये लाइटनिंग होती है नेचुरल, जो बिजली कड़कने वाली होती है। लाइटनिंग जो बिजली कड़कने वाली होती है और लाइटिंग जो इलेक्ट्रिकल होती है। स्पार्किंग चमकना ही होता है और ग्लिटरिंग भी चमकना ही होता है, जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, ग्लिटरिंग, लाइटिंग, चमकना। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, यहाँ एक वर्ड आपको क्लियरली बोला गया है, दैट इज लैंप। और लैंप आप जानते हो कहां से चलेगा, बटन को ऑन करने से, तो लाइटिंग ही होगा यहाँ पर डेफिनेटली। तो देखिए आगे एवरीवन, नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट अ मिनट। तो हम है इस समय अगले ऑप्शन की तरफ, और ये आपका अगला ऑप्शन है। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 10 सेकेंड्स का, लेकिन जस्ट अ मिनट, नाउ टेक योर टाइम। ओके, लेट मी हेल्प यू। तो लैंप के बाद में कहा फॉलोड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट, सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दे दिया इन अ वेरी सिस्टमेटिक, बिल्कुल सही ढंग से सिस्टमेटिक। आर प्रिंसिपल, हमारे जो गुरुजी थे, प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने मैड मतलब एक लॉन्ग स्पीच मैड की। देखो स्पीच के लिए मैड का यूज किया गया, बिल्कुल बोल सकते हैं, डिलीवर भी बोलते हैं। मैड ए लॉन्ग एंड डैश स्पीच। तो प्रिंसिपल सर ज्यादातर कैसी स्पीच दे सकते हैं इस दिन सेलिब्रेशन डे पर? क्या वो बोरिंग स्पीच देंगे? नो, बोरिंग स्पीच देते तो आगे कहा जाता है कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बच्चे चले गए। तो उन्होंने डिप्रेस कर देने वाली स्पीच दी होगी। डिप्रेशन क्यों देंगे वो बच्चों को लास्ट वाले दिन? अच्छा, अपनी तारीफ कर रहे थे कि मैंने बेस्ट कर दिया, नहीं, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जाएगा एनकरेजिंग स्पीच, प्रोत्साहित करने वाली स्पीच गुरुजी ने दी, प्रिंसिपल सर ने दी भाई बच्चों को। चलो भाई दे दी। अब इसके बाद में आप इस समय फोर्थ ऑप्शन पर, और आप नाउ स्टार्ट कर सकते हैं, टेक योर टाइम नाउ, fill the form everyone. Once again I give you 10 seconds here. तो गुरुजी ने जैसे एनकरेजिंग स्पीच दे दी प्रिंसिपल सर ने, उसी के साथ में आशीर्वाद भी दिया फॉर द फ्यूचर व्हाट, भविष्य में क्या होने का, निग्लेक्ट होने का, कि नकारात्मकता ही होगी, मना करेंगे, नकारने का, फ्यूचर को नकारना, बर्बाद होने का, नहीं ऐसा तो नहीं कहेंगे, इतने बुरे तो नहीं होते। अच्छा, मौज मस्ती करो, एंजॉय करो लाइफ में, फ्यूचर में मौज मस्ती करने का नहीं, प्रयास का, आपके एफर्ट्स के लिए। एंडेवर्स का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट्स, तो एंडेवर्स प्रयास को बोला जाता है। तो फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको क्या दिया गया, गुरुजी के द्वारा मोटिवेशन दिया गया, आशीर्वाद दिया गया। और ये हम लास्ट ऑप्शन पर बात करेंगे, उसके पहले मैं आपको टाइम दूंगा। नाउ यू टेक योर टाइम। ठीक है, देखिए फाइनली कहना चाह रहा है कि आर, यहां से पढ़ना चाहेंगे हम लोग, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर्स, जस्ट अ मिनट एवरीवन, ऑन बिहाफ ऑफ आर ग्रेजुएटिंग क्लास। इसका मतलब हमारी ग्रेजुएटिंग क्लास की तरफ से, मतलब जो हमारी ग्रेजुएशन वाली जो क्लास है उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, उनकी ओर से, आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हमारी जो क्लास के जो लीडर जैसे मॉनिटर हुआ करते थे क्लास के, उन्होंने क्या एक्सटेंड किया, क्या बढ़ाया अपनी तरफ से, एक वोट बढ़ाया। वोट मतलब एक प्रकार से एक फेवर दिया, थैंक्स किया, और थैंक्स के रूप में उन्होंने क्या कहा, टू शो डैश टू ऑल स्टाफ मेंबर। क्या उन्होंने दिया होगा, कर्टियस दिया। कर्टियस का मतलब हो जाता है एक प्रकार से शिष्टाचार, ठीक है ना, या फिर मैं कह सकता हूं विनम्र। अच्छा, विनम्र। ग्रीट दे दी, अभिवादन। ग्रेशियस हो गया, या फिर ग्रेटिट्यूड। पहली बात तो बात ये करते हैं कि वहां जरूरत किसकी है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो यहां पर एक नाउन की जरूरत है। अब देखिएगा यहां से ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ग्रीट को मैं वर्ब भी बोल सकता हूं, नाउन भी, और ग्रेटिट्यूड का। तो कहते हैं आभार होता है किसी कार्य को, आपने जो भी सेवा ले ली, अब उसके बाद में आप उसका आभार करते हो। तो ग्रेटिट्यूड यहाँ पर आभार कर रहा है, अभिवादन के लिए नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर आभार व्यक्त किया जाता है।
तो थैंक्स टू सो, और धन्यवाद जब बोला जाता है तो एक आभार के रूप में बोला जाता है, मतलब ग्रेटिट्यूड के रूप में। टू ऑल स्टाफ मेंबर्स, वन ऑफ द पेरेंट्स एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंसेस, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे एक्सपीरियंसेस बताए, अपने एक्सपीरियंस बताए स्कूल के साथ, एंड व्यूज एट लास्ट, ध्यान से देखिएगा, एट लास्ट, बिल्कुल एट द लास्ट नहीं होता, एट लास्ट ही होता है। ऑल द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स हैड लंच टुगेदर, और सभी ने मिलकर क्या किया, लंच किया। तो एवरीवन, आई होप यू हैव एंजॉय टुडेज मॉक टेस्ट 3। सो ये सीरीज हम रेगुलर रखेंगे, और सिमिलरली आगे भी ये वीडियोस आपके लिए कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं है, डेफिनेट सी बात है, तो आप भी ना रुकें, आप डेली इंजॉय करिए, डेली पढ़ाई कीजिए। कम से कम इंग्लिश का आपका जो एक वीक और जो आपका बोटल नेक इंग्लिश जो आपके लिए बनी हुई है, वो बोटल नेक मैं आपका ये मान के चलिए आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगा। मेरा पूरे परिवार, मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका और ज़्यादा ईजी जाए ये वाला आने वाला पेपर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, share and subscribe this channel, thank you।